हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा आपको बताया कि हमारी एक तो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, दूसरी हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें थ्योरी की क्लासेस में आज हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स की हम बात करेंगे, जिसमें आई अपना टॉपिक चल रहा है। और आई की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी हमने बात कर ली थी। जो मेन स्ट्रक्चर के कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनकी बात हम पिछले वीडियो के अंदर कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर के बारे में जो आई को बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ तो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो आज हम एसेसरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई आर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जिसमें आते हैं आपके इसके अलावा सॉरी कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले होती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, दूसरे नंबर पर आती है आईलिड्स, तीसरी होती है आईलैशेस, आईब्रोज होती हैं और लैक्रिमल एपिडर्मिस होता है। ठीक है, ये मिलके क्या बनाती हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि आप समझिए कि आई को कम्प्लीटली हम बात करें तो प्रोटेक्शन देती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आई को जो है कम्प्लीटली बनाती है। तो इनके हम एक एक के फंक्शन देखेंगे और किस तरीके से काम होता है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर यानी कि एक्सेंट्रिक्स मसल्स ऑफ आई बॉल के बारे में। देखिए, आई बॉल्स आर मूव्ड बाई 6 एक्सटेंसिक एक्सटेंसिक कौन सी मसल्स होती हैं, यानी कि आई बॉल्स की हम बात करें तो उसके लिए 6 जो बाहरी मसल होती है उनसे वो क्या करती है, घूमने का काम करती है। दे आर 4 स्ट्रेट रेक्टस होती हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं। ठीक है, तो 6 के 6 यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो जो है उनका मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मसल्स के बारे में, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ आई बॉल का मूवमेंट कैसे होता है, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे किसके बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आती है कौन सी, सुपीरियर रेक्टस, पहले नंबर की मसल्स है जो कि आई बॉल का मूवमेंट कराती है ऊपर की तरफ। नर्व्स कौन सी सप्लाई होती है यहाँ से, तो थर्ड क्रेविनियल नर्व्स जो है वो सप्लाई होती है। अगली बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे मसल्स आती है कौन सी, इन्फीरियर रेक्टस, जो कि मूवमेंट करती है आई बॉल के डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी नर्व कौन सी सप्लाइड होती है, तो थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ से सप्लाई होती है। तीसरे नंबर पे जो मसल्स आती है वो कौन सी है, मीडियल रेक्टस है, जो कि मूवमेंट करती है आई बॉल का इनवर्ड में। ठीक है, इसका भी जो नर्व्स है वो कौन सी है, थर्ड क्रेनियल नर्व्स होती है। अगले नंबर पर हम बात करते हैं फोर्थ, जो कि ऑब्लिक मसल्स होती हैं, जिसमें इन्फीरियर ऑब्लिक होती है, जो मूवमेंट कराती है आई बॉल का आउटवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड का मतलब ये है जब हम किसी से गुस्सा करते हैं तो थोड़ी सी आंखें अपनी बाहर निकल जाती हैं, तो उसे कहते हैं आउटवर्ड होना। ठीक है, इसके बाद अपवर्ड भी मूवमेंट कराती हैं। यहाँ पे भी कौन सी नर्व्स होती है, वो थर्ड क्रेनियल नर्व्स ही होती है। अगली की बात करें तो देखिए, सुपीरियर ऑब्लिक्स होती हैं जो आउटवर्ड कराती हैं मूवमेंट, और कौन सा करती हैं, डाउनवर्ड भी कराती हैं। इसमें जो नर्व आती है वो थर्ड की बजाय कौन सी आ जाती है, फोर्थ क्रेनियल नर्व्स आ जाती है। आगे बात करते हैं, देखिए 6 नंबर पे लेटरल रेक्टस के बारे में, जो कि मूवमेंट होता है आई बॉल का कहाँ पे, आउटवर्ड होता है। ये कौन सी नर्व्स होती है, ये 6 क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो 6 मसल्स हैं उनकी बात कर ली। 6 में से जो 4 मसल्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं यानी कि रेक्टस होती हैं, और जो 2 मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ऑब्लिक मसल्स होती हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसके बारे में, आईलिड्स के बारे में। आईलिड्स के बारे में हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, पैल्पेब्ररी भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए, इनका काम क्या होता है वो चीज़ देख लीजिए आप एक बार। इट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम एक्सेसिव लाइट और फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारी आईलिड होती है जिसे अपन पलक भी कहते हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आई को, कोई एक्सेसिव लाइट ना आ जाए हमारी जो आई है उसके अंदर एंटर ना कर जाए। इसके अलावा कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी आई के अंदर क्या ना कर जाए, एंटर ना कर जाए। उससे बचने के लिए क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं, अपर आईलिड्स आर मोर मूवेबल देन द लोअर आईलिड्स, यानी कि हमारी जो लोअर आईलिड्स होती हैं वो बहुत कम मूव कर पाते हैं, आप भी ये चीज़ फील कर पाएंगे। और जो हमारी अपर आईलिड्स होती हैं वो ज़्यादा मूवेबल होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंगल्स ऑफ आईलिड्स आर कॉल्ड लेटरल कमीसर, आउटर साइड, और मेडिकल कमीसर, और कैंथस जिसे अपन इनर साइड की तरफ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्मॉल रेडिश एलिवेशन होता है कहाँ पे, मेडिकल कमीसर में, जिसे अपन क्या कहते हैं, लैक्रिमल क्रेन्यूल्स कह देते हैं, क्रेंकल कह देते हैं, जो कि कंटेन करता है किसको, ऑयल ग्लैंड को, और स्यूडोरी फेरस ग्लैंड्स को, जिसके अंदर से व्हाइट मटेरियल निकलता है कहाँ पे, मेडियल कमीसर के अंदर, जो कम्स जो बाहर आता है इन ग्लैंड्स के अंदर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं आईलिड्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं टार्सल ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या होती हैं, तो ये मोइबियन ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रेट करती हैं फ्लूइड को, जो हमारी आईलिड्स को क्या करके रखती हैं, चिपकने नहीं देती। क्या करती हैं, जो हमारी आईलिड्स को आपस में चिपकने से बचाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द टार्सल ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ ट्यूमर और असिस्ट इन द आईलिड्स कॉल्ड चलेजियन। एक इन्फेक्शन हो जाता है यदि टार्सल ग्लैंड्स के अंदर, तो एक ट्यूमर प्रोड्यूस होता है या फिर एक सिस्ट बन जाती है, उसको अपन कहते हैं आईलिड्स, सॉरी उसको अपन क्या कहते हैं, चलेजियन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड्स कॉल्ड ब्ली ब्लीफेराइटिस। ठीक है, यानी कि जो आईलिड्स के अंदर यदि इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लीफेराइटिस कह देते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखिए कंजक्टिवा कवर्स द इनर आईलिड्स एंड स्क्लेरा नॉट कॉर्निया, यानी कि जो कंजक्टिवा होती है वो इनर आईलिड्स को कवर करती है और स्क्लेरा को कवर करती है, लेकिन कॉर्निया को कवर नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, अ थिन प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कॉल्ड कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है वो चीज़ देखिए, देखिए कंजक्टिवा क्या होता है उसकी हमें बात कर लेते हैं एक बार। तो एक थिन प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एक्वस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओवर द स्क्लेरा कंजक्टिवा इज वस्कुलर, यानी कि जो स्क्लेरा से ऊपर की जितनी भी कंजक्टिवा होती है वो क्या होती है, वस्क्यूलरिस होती है, यानी कि उसके अंदर क्या पाई जाती है, वस्क्यूलरिटी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की एसेसरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो तीसरे नंबर की एसेसरी आती है जिसे क्या कहते हैं, आईलेट्स, आईलैशेस कह देते हैं, या फिर आईब्रोज, सॉरी आईब्रोज भी होते हैं ऊपर। आईलेसेस होते हैं जो आईलेट्स के ऊपर होते हैं, और आईब्रोज होते हैं जो हमारी आईबॉल के ऊपर होते हैं। देखिए आईलेसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं एट द बॉर्डर ऑफ ईच आईलेट्स, यानी आईलेट्स के जितने भी बॉर्डर होते हैं तो वहाँ पे पाई जाती हैं क्या, आईलेसेस। एंड द आईब्रो प्रेजेंट अबव द अपर आईलिड्स, और जो हमारी अपर आईलिड्स होती है, ऊपर की जो पलक होती है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, आईब्रो पाई जाती है। सेबेसियस ग्लैंड जो है एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल, ठीक है, ऑफ आइलेसिस कॉल्ड सेबेसियस सिलियरी ग्लैंड विच रिलीज अ ल्यूब्रिकेंट फ्लूइड इनटू द फॉलिकल। अब देखिए जो हमारी आइलेसिस होती हैं उनके बेस पर हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। उन हेयर फॉलिकल्स में क्या पाई जाती हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सेबेसियस सिलियरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि एक लुब्रिकेंट फ्लूइड जो है सिक्रेट करती हैं कहाँ पे, फॉलिकल के अंदर। इन्फेक्शन ऑफ दी सेबेसियस ग्लैंड एंड मीबोमियन ग्लैंड कॉल टाई, ठीक है, यानी कि जो यदि इन सेबेसियस ग्लैंड के अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर जो मियोवियन ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो सेवन क्या कहते हैं, टाई कहते हैं, स्टाई कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आ रहा है, कौन सा इनकी एसेसरी आ रही है, कौन सी, जैसे अपन कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है, देखिए ईच आई हैज वन लैक्रिमल ग्लैंड इन द रेसिसनेस ऑफ फ्रंटल बोन, यानी कि जो हमारी दोनों आई हैं, दोनों आई के पास क्या पाई जाती हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती हैं, तो फ्रंटल बोन के रेसेस में पाई जाती हैं। देखिए शेप आर लाइक आलमंड एंड कंपोज्ड ऑफ सेक्रेटरी 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 एपिथेलियल सेल्स विच सीक्रेट टीयर्स। देखिए लैक्रिमल ग्लैंड्स होती क्या है, तो इनकी जो शेप होती है बिल्कुल आलमंड शेप की होती है, बादाम की आकृति या फिर आकार की इनकी शेप होती है, और ये बनी होती हैं सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल से, जो सिक्रेट करते हैं किसको, टीयर को। यानी कि कोई आपसे पूछे कि आंसू कहाँ से सिक्रेट होते हैं, कौन सी ग्लैंड है जो आंसू का सिक्रेशन करती है, तो आंसू का सिक्रेशन करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं इनसे क्या निकलता है, आंसू निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए टीयर्स बाई मैनी स्मॉल डक्ट्स 6 to 12 ओपन अंडर द अपर आईलिड्स, यानी कि जो टीयर्स होते हैं वो स्मॉल डक्ट से निकलते हैं, लगभग 6 से 12 स्मॉल डक्ट्स होती हैं जो कि ओपन होती हैं कहाँ पे, अपर आईलिड्स के पास। थ्रू नेजो लैक्रिमल डक्ट और लैक्रिमल डक्ट्स टीयर ओपन इनटू नेजुअल कैविटी। हम कई बार देखते हैं कि हमारे आंसू आते हैं तो तुरंत हमारी नाक के अंदर भी पानी चला जाता है, वो क्या होता है, तो जो हमारी नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है या फिर जो लैक्रिमल डक्ट होती है वो कहाँ जाके खुलती है, हमारी नेजल कैविटी के अंदर जाके खुलती है। आगे बढ़ते हैं, टीयर कीप द कंजक्टिवा मॉइस्ट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारे आंसू होते हैं वो उसका काम क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले वो कंजक्टिवा को क्या रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं, नम रखते हैं। इसके बाद वो हमारी जो आइज होती हैं उनको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि इनके पास क्या पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है, एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दूसरी होती है एंटीबॉडी IgA पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन्फेक्शन ऑफ लैक्रिमल सैक कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है, यानी कि यदि लैक्रिमल सैक के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो इसे अपन क्या कह देते हैं, डेक्रोसिस्टाइटिस कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड सप्लाइड बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और फेशियल नर्व्स, जो कौन सी नर्व्स होती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व्स होती है, यानी कि जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स से निकलते हैं फेशियल नर्व के अंदर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने ये एसेसरी होती है उनकी बात कर ली जो हमारी आइज़ को बनाती हैं मिलके। आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे हम चलें तो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है कौन सा, रिफ्रैक्टरी एरर ऑफ आई, यानी कि आई के अंदर कुछ रिफ्रैक्टरी एरर आ जाते हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहले नंबर पे आ रहा है नियर साइटेड, और जिसे अपन कहते हैं क्या, मायोपिया, जो टू स्ट्रॉन्ग होता है रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई। ठीक है, देखिए अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कैन शी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट शी फॉर ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर फोकस, यानी कि जो मायोपिया होता है इसका मतलब जिसे अपन हिंदी के अंदर कहते थे
जरादृष्टि दोष। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो इससे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो पास का जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जो पास की चीज़ें होती हैं उनको तो क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन वो दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात करें, इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटिना ड्यू टू लॉन्ग आई बॉल एंड थिक लेंस इंक्रीज रिफ्रेक्टिव पावर ऑफ लेंस। यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब यहाँ पे क्या बनता है कि जो इमेज है रेटिना के सामने बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि आई बॉल जो है वो लंबी हो जाती है और लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसमें अपन को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज रिफ्रैक्टरी पावर ऑफ लेंस हो जाती है, इनकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है लेंस की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको यदि ट्रीट करना होता है या फिर इसको सही करना होता है तो कौन सा यूज़ किया जाता है, तो बाई कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है इसके करेक्शन करने के लिए। वन के बाई कॉनकेव लेंस अपन आँख से बाहर लगा देंगे यानी कि चश्मे के अंदर ये लगा देंगे, तो हमारी जो आई साइट है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा दूसरा एरर आता है, वो चीज़ देखिए कौन सा है, फार साइटेड और हाइपर हाइपरोपिया, जिसे अपन हाइपरमेट्रोपिया भी कह देते हैं। ये क्या होता है, बहुत वीक रिफ्रैक्टिव पावर हो जाती है किसकी, आई की। यहाँ पे होता है कि यदि इससे अफेक्टेड कोई इंडिविजुअल है वो दूर की चीज़ें बिल्कुल क्लियरली देख पाता है, लेकिन पास की चीज़ें जो है वो प्रॉपरली फोकस में नहीं आ पाती। यहाँ पे क्या होता है कि इमेज होती है नियर ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना के पीछे की तरफ बन जाती है ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल और थिन लेंस की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव पावर है लेंस की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको यदि करेक्शन करना होता है तो कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, वाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बड़ी उम्र के साथ यानी कि ओल्ड एज के अंदर जो लेंस है वो इलास्टिक की जो उसके अंदर पाई जाती है लेंस के अंदर, उसको क्या कर देता है, लूज कर देता है। अदर टिश्यू की तरह, बिल्कुल जैसे अदर टिश्यू होते हैं उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है एज के साथ बढ़ते बढ़ते, ऐसे ही क्या होता है इस जो लेंस है इसके साथ भी होता है। तो जो पर्सन होता है वो किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख नहीं पाता, दूर की जो चीज़ें होती हैं वो देख नहीं पाता। यहाँ पे जो डिस्टेंस विजन होता है वो अनअफेक्टेड होता है, यानी कि पास का विजन यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होता है। इट करेक्टेड बाय यूजिंग बाइंग कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे अगर हम बाइंग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे तो इसको सही किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो एरर है वो कौन सा है, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये एरर क्या होता है, इमेज फोकस ऑन टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ रेटिना ड्यू टू इरेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेंस। यानी कि जो इमेज की फोकस होती है वो दो डिफरेंट पॉइंट पे बन जाती है, और रीजन क्या होता है, पॉइंट के, यानी कि जो रेटिना होता है इसकी दो डिफरेंट पॉइंट पर इमेज का फोकस जो है वो हो जाता है, यानी कि पर्टिकुलरली एक जगह पर नहीं बन पाता। इसका रीजन होता है एक तो कर्वेचर जो है वो इरेगुलर हो जाता है, और कॉर्निया का और लेंस का। ठीक है, दूसरी बात कर लें, इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो सिलेंड्रिकल ग्लास लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल ग्लास लेंस होता क्या है, तो एक सेगमेंट होता है कि इसका सिलेंड्रिकल पैरेलल टू इस एक्सिस का, इसको यूज़ किया जाता है इस एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बारे में, असेसमेंट ऑफ विजन, यानी कि विजन का असेसमेंट अपन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कौन सा, सिनेरल चार्ट, जो एक डच ऑफ्थोमोलॉजिस्ट थे, जो सिनेरल के थे, जो हरमेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए एक चार्ट प्रिंट किया जाता है कहाँ पे, लाइंस ऑफ ब्लैक लेटर्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट ऑन द बॉटम टू लार्जेस्ट ऑन द टॉप। यानी कि एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, लाइंस का ब्लैक लेटर्स होते हैं जिसके अंदर लिखे हुए रहते हैं, जहाँ पे जो स्मॉलेस्ट साइज रहती है लेटर्स की वो क्या होती है, नीचे रखी जाती है, बॉटम में रखी जाती है, और लार्जेस्ट जो होते हैं ऊपर की तरफ रखे जाते हैं, यानी कि साइज है वो सीक्वेंस है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। आगे देखें, इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग विजुअल एक्टिविटी, यानी कि डिस्टेंस विजन को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वाइल क्लाइंट स्टैंडिंग 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी पे क्लाइंट को बिठाया जाता है 20 फीट चार्ट से। आगे बात करें, नॉर्मल जो विजुअल एक्टिविटी आती है वो 6x6 आती है, यानी कि 20x20। ठीक है, मीटर्स के अंदर बात करें तो 6x6 मीटर आता है, इसका मतलब कि वो पूरे पूरा क्लियरली देख पाता है, नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी 6x6 होनी चाहिए। वहीं हम बात करें दूसरी किसके बारे में, 20x20 को ये फीट के अंदर बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो दूसरे नंबर पर आता है वो असेसमेंट ऑफ विजन, वो कौन सा है, जैगर्स टेस्ट टाइप। एडवर्ड जैगर थे जो ऑस्ट्रेलियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लाइंस ऑफ टाइप ऑफ वेरियस साइजेस प्रिंटेड ऑन अ कार्ड, इट इज यूज फॉर टेस्टिंग नियर विजन। यानी कि इस टेस्ट का यूज जो किया जाता है वो नियर विजन के लिए किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे वेरियस प्रकार के लाइंस बने हुए होते हैं, कार्ड के ऊपर प्रिंटेड होती हैं। कार्ड शुड बी कीप्ड 14 इंच, 14 इंच पर कार्ड को दूर रखा जाना चाहिए, लगभग 35.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आई से। इसके बाद बात करें, द स्मॉलेस्ट टाइप रीड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज रिकॉर्डेड, यानी कि जो स्मॉलेस्ट कार्ड पे अपन पढ़ पाते हैं वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, सबसे पास की डिस्टेंस पर जो अपन पढ़ पा रहे हैं उसको अपन एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। नॉर्मल रिजल्ट आता है वो 14x14 का आता है, डिस्टेंस जो है वो इंचेस के अंदर ली जाती है, विच नॉर्मल आई कुड रीड द पर्टिकुलर लाइन। बोथ सिग्नल चार्ट एंड जेगर्स टेस्ट यूज टू असेस क्रेनियल नर्व सेकंड, यानी कि ऑप्टिक नर्व को असेस करने के लिए ये दोनों टेस्ट जो है किए जाते हैं। अगला आता है इशिहारा चार्ट। इशिहारा चार्ट क्या होता है, देखिए इट इज यूज टू असेस कलर ब्लाइंडनेस और
कलर डेफिशिएंसी, कलर ब्लाइंडनेस और कलर डेफिशिएंसी को असेस करने के लिए इशियारा चार्ट का यूज़ किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि एक्स लिंक्ड ट्रेट से डिसऑर्डर होता है जो एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटी को देखता है कलर परसेप्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेड ग्रीन कलर की जो ब्लाइंडनेस है, एक कॉमन टाइप की होती है जो अफेक्ट करती है कि इसको लगभग 8% मेल पॉपुलेशन के अंदर ही हमें देखने को मिल जाती है। अगली की बात करें तो अगला होता है देखिए ऑफ्थेल्मोस्कोपी। इसका मतलब क्या होता है, एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ द आई, यानी कि आई के अंदर की चीज़ों का एग्जामिनेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें रेटिना आता है, मैक्यूला आता है, ऑप्टिक डिस्क आती है, फंडस आता है बाई इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको कहते हैं क्या, ऑफ्थेल्मोस्कोप। रूम जो है वो डार्क होना चाहिए टू डायलेट द प्यूपिल, प्यूपिल को चौड़ा करने के लिए। अगली आती है कौन सी, पेरीमेट्री। पेरीमेट्री क्या होती है देखिए, मेजरमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ विजन विद अ पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है एक डिवाइस है, इसको यूज़ किया जाता है असेस द एक्सटेंट ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, यानी कि कितने विजन में फील्ड में अपन जो है देख पा रहे हैं उसको चेक करने के लिए। विजुअल फील्ड जो है वो नॉर्मल आई का 160 डिग्री होता है हॉरिजेंटल प्लेन में, 135 डिग्री होता है कहाँ पर, वर्टिकल प्लेन के अंदर। विजुअल फील्ड जो है मीन्स द एरिया विद इन विच ऑब्जेक्ट में बी सीन व्हेन आई इज फिक्स्ड, यानी कि आई को हम एक जगह पर फिक्स कर दें उसके बाद जिस एरिया पर अपन देख पाते हैं क्लियरली उसको क्या कहा जाता है, विजुअल फील्ड कहा जाता है। सिक्स नंबर पर आता है कौन सा, कॉन्फ्रोंटेशन टेस्ट। इसका यूज़ किया जाता है मेजर पेरिफेरल विजन को यूज मेजर करने के लिए। दूसरा, इट कंपेयर्स द क्लाइंट्स पेरिफेरल विजन विद द एग्जामिनर्स। ठीक है, चलिए अगली जो डिजीज़ आ रही है वो डिजीज़ आ रही है हमारे सामने कौन सी, ग्लूकोमा। कौन सी डिजीज़ आ रही है, ग्लूकोमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें होता क्या है, इंक्रीज्ड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ग्रेटर देन 22 mm ऑफ मर्करी ड्यू टू इनएडुकेट ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम कैनल ऑफ स्क्लेमम सेमम और ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम सिलियरी प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर का इनएडिक्वेट अमाउंट में ड्रेनेज होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, कैनाल ऑफ स्क्लेमेन से। ठीक है, या फिर जो एक्वस ह्यूमर है वो सिलियरी प्रोसेस के द्वारा क्या बढ़ रहा है, ओवर प्रोडक्शन उसका हो रहा है, जिस वजह से जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है उसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि इंट्रा ऑक्यूलर जो प्रेशर है उसका मान बढ़ रहा है तो ये रेटिना को डैमेज कर सकता है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और ऑप्टिक नर्व को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से अंधापन आ सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है। ये इंडिया के अंदर थर्ड लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का आफ्टर कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के बाद जो है वो तीसरे नंबर पर आता है कौन सा, ये ग्लूकोमा है, जिसकी वजह से लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। ठीक है, और रेफ्रेक्टिव एरर का। अब हम ग्लूकोमा के कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं, कुछ कितने प्रकार का ग्लूकोमा होता है। तो देखिए पहले नंबर पर होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसे PACG भी कहा जाता है या फिर नैरो एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, तो ये अकर होता है ड्यू टू सडन डिक्रीज ऑफ और ब्लॉकेज ऑफ इंटीरियर चैम्बर एंगल बाय बेस ऑफ आइरिस, सो एक्वस फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड। यानी कि ये होता है कि जो या तो अचानक से डिक्रीज हो जाए या फिर ब्लॉकेज हो जाए एंटीरियर चैम्बर एंगल। ठीक है, एंगल ये एंगल कौन सा होता है, जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इसकी वजह से हो जाए, जो आइरिस के बेस में पाया जाता है, इसलिए जो एक्वस फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। आगे बात करें, इट इज कॉज्ड बाय डायलेशन ऑफ लेंस और प्यूपिल बाय मेडिकेशन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये कॉज होता है या तो लेंस का डायलेशन हो जाए या प्यूपिल का डायलेशन हो जाए, किसकी वजह से, किसी मेडिकेशन की वजह से या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरा नंबर कौन सा है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसे POAG भी कहते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप होता है कि इसका साइलेंट क्रोनिक ग्लूकोमा, जो कि 80% टोटल ऑफ ग्लूकोमा बनाता है। इट इज कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर को ओवर प्रोडक्शन हो जाए, इसके अलावा जो कैनाल ऑफ स्क्लेमन है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर की वजह से भी होता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी ग्लूकोमा के बारे में। ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस और अदर डिसऑर्डर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। एब्सोल्यूट ग्लूकोमा क्या होता है, इट इज एन एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा इन विच द आई इज कंप्लीटली ब्लाइंड एंड हार्ड एज स्टोन। यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन हो जाती है ग्लूकोमा की। ठीक है, जिसके अंदर आई जो है वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाती है और स्टोन की तरह कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, विद एन इंटेंसिव कॉर्निया, अ सोलो एंटीरियर चैम्बर इन एक्सटेंड ऑप्टिक डिस्क। यदि हम इसके कॉज ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, देखिए डिमिनिस्ड एकोमोडेशन एंड इंक्रीज IOP, जो कि क्या इसके अर्ली साइन होते हैं। इसके अलावा फोटोफोबिया और फ्रंटल हेडेक भी इनमें स्टार्ट हो जाता है। POAG का क्या होता है, तो देखिए पेनलेस स्लो विजन चेंज होता है और टनल विजन के अंदर ही चला जाता है। PACG का क्या है, तो ब्लड विजन हो जाता है, हेलोज अराउंड लाइट्स एंड लैक्रिमेशन ऑक्यूलर एरिथमा हो जाता है। इसके बाद बात करें तो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, तो सडन जो आई पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा नोज और वोमिटिंग इसके सिम्टम्स हैं।
हम यदि इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे, इसका डायग्नोसिस किस प्रकार से होता है, तो देखिए आईओपी जो है वो इंक्रीज हो जाए और 22 ऑफ मरकरी से ज़्यादा उसकी जो मान है वो आने लग जाए। इसको नापते कैसे हैं, तो टोनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नॉर्मल जो आईओपी होता है वो कितना होता है, 10 से लेके 21 ऑफ मरकरी होता है। यदि इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, अपन ग्लूकोमा से डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद देखें ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन शोज एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक नर्व और रेटिना, यानी कि जो ऑफ्थेल्मिक जो एग्जामिनेशन होता है वो शो करता है ऑप्टिक नर्व का और रेटिना का क्या, एट्रोफी। आगे देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। देखिए मैनेजमेंट के लिए होता क्या है, तो देखिए एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है जो उसको ट्रीट करना चाहिए सबसे पहले प्रायोरिटी के अंदर। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ग्लूकोमा जो है उसमें सबसे पहले जो उसका एम होना चाहिए वो क्या है, आईओपी को कम करना, डिक्रीज करना, विच कैन बी अचीव बाय मेडिकेशन और सर्जरी और बोथ, यानी कि या इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो मेडिकेशन दें या फिर सर्जरी करें या फिर दोनों से चीज़ किया जा सकता है। ग्लूकोमा के अंदर जो ड्रग यूज़ की जाती है वो कौन सी है, मायोटिक होती हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, इनिवेटर्स होते हैं और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। मायोटिक ड्रग्स जो है वो रिड्यूस करती हैं किसको, आईओपी को, बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपल, प्यूपल का कॉन्ट्रैक्शन करके, क्योंकि यदि प्यूपल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एंटीरियर चैम्बर एंगल है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आईओपी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए पाइलोकार्पिन होती है और कार्वाकॉल होता है। इसके बाद बात करें कुछ बीटा ब्लॉकर्स होती हैं जिसमें टीमोलॉल आती है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिवेटर्स आते हैं जिसमें एसिटाजोलामाइड आती है, और यूज टू इनको यूज़ किया जाता है डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस और आईओपी के लिए। ठीक है, दूसरी बात करें यदि इनसे ठीक नहीं हो रहा तो फिर सर्जरी का सहारा लेंगे। सर्जरी में कौन सी होती है, देखिए ट्रेविकुलेक्टोमी, जिसके अंदर क्या होता है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ग्लूकोमा के लिए, जिसमें जो ट्रेविकल मैश वर्क होता है कैनाल ऑफ स्क्लेमन का उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि प्रेशर को किया जाए, रिलीज किया जा सकता है एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई का। ये क्या होता है, ओपनिंग ऑफ फॉर सर्जरी इज मेड इन द स्क्लेरा, ठीक है, जिसे वाइट ऑफ द आई कहते हैं, अंडर द आईलेट। दूसरी सर्जरी कौन सी होती है, तो देखिए ट्रेविकुलोप्लास्टी, इसके अंदर क्या होता है, लेजर सर्जिकल प्रोसीजर होता है टू द ट्रेविकुलर मेशवर्क के लिए, इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में, यानी कि हमें जो आईओपी है उसको कम करना है, उसको दो तरीके से कम किया जा सकता है, या यदि हम एक्वस का क्या करते हैं, आउटफ्लो बढ़ा दें, ऐसे कम कर सकते हैं, या फिर सर्जरी से उसको रिमूव किया जा सकता है। अगले नंबर पर आता है कौन सा, पेरीफेरल इरिडेक्टोमी, जिसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ पेरीफेरल टिश्यू फ्रॉम द आइरिस। आगे बात करते हैं किसके बारे में, कैटरेक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए कैटरेक्ट क्या होता है, तो ओपेसिटी, लूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई नहीं देती है, ऑफ लेंस, कॉल्ड कैटरेक्ट। ठीक है, यानी कि ओपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो खत्म हो जाती है लेंस की, इसे अपन क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं, या फिर मोतियाबिंद भी कहते हैं हिंदी के अंदर। द लेंस बिकम क्लाउडली ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस प्रोटीन, जिसमें कौन सी प्रोटीन आती है, क्रिस्टलिन प्रोटीन आती है। इटियोलॉजी की हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एजिंग के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, कैटरेक्ट का, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेनल कैटरेक्ट भी कहते हैं। इसके बाद कोई इंजरी हो गई है, इसमें ट्रोमेटिक कैटरेक्ट आ, जैसे ट्रोमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें स्टेरॉइड आते हैं, कुछ हेरिडेटरी होती हैं जिसमें कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं। कॉज ऑफ सेकेंडरी कैटरेक्ट आर डायबिटीज मेलाइटस होता है, मेटरनल रूबेला होता है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, मेडिकेशन होते हैं जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, या फिर स्मोकिंग की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलिए हम यदि इसके साइन सिम्टम्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले ब्लड विजन हो जाएगा, जो कलर परसेप्शन है वो कहते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा, जो कि अर्ली साइन है इसका। आगे बात करें तो ओपेक्यू और क्लाउडी वाइट प्यूपिल आ जाएंगे, जो कि लेट साइन ले इसका। रिड्यूस जो है विजुअल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। विदाउट पेन ग्रेजुअल लूज विजन हो जाएगा। फोटोफोबिया और डिप्लोपिया हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लक्श, ठीक है, रेड लाइट रिफ्लेक्शन सीन इन ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, बट इट इज एब्सेंट इन टू ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया, लेंस और बिट्रस हेमरेज। आगे बढ़ते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी होती है, देखिए फैको इमल्सिफिकेशन होता है, जो कि सर्जरी है इसको ट्रीट करने के लिए, जिसमें लेंस जो है इसको ब्रोकन अप टू अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन और लेजर के द्वारा लेंस को क्या कर दिया जाता है, ब्रोकन अप कर दिया जाता है, जिससे कि एक्सट्रैक्ट किया जा सके, और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसी सक्शन के द्वारा। न्यू आर्टिफिशियल सिंथेटिक लेंस लगाते हैं, जो कि बना होता है किससे, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट से, या फिर एक्रेलिक और सिलिकॉन से। इसको इम्प्लांट किया जाता है कहाँ पे, पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर। ये जो है वो डन होती है लगभग 3 इंसीजन के द्वारा, इसको डन कर दिया जाता है, एक छोटा सा चीरा लगाते हैं। ये जो इंट्रा कैप्सूलर एक्सटेंशन होता है, दोनों ही लेंस और कैप्सूल को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, कहाँ से, कम्प्लीटली। आगे बात करें इन एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सटेंशन में, जो ओनली लेंस इसको लिफ्ट आउट किया जाता है विदाउट रिमूविंग द लेंस कैप्सूल, कैप्सूल को रिमूव नहीं किया जाता, इसमें केवल किसको रिमूव किया जाता है, लेंस को ही क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है। एडमिनिस्टर प्रोपरेक्टिव मेडिकेशन लाइक मैट्रिक
माइट्रेटिक ड्रग, ठीक है। इसमें कौन सी आती हैं? ऐसी ड्रग्स आती हैं जो क्या करती हैं, पीपल को डायलेट करने का काम करती हैं, जिससे पीपल को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। इसमें एट्रोपाइन आती है, कोकेन आती है और एफिड्रिन आती है। इसके बाद बात करें तो इसमें अवॉइड करना चाहिए आई स्ट्रेनिंग को, स्नीजिंग को, कफिंग को, कॉन्स्टिपेशन, बिंडिंग, वोमिटिंग, हैवी लिफ्टिंग मोर देन 5 पाउंड एंड रबिंग आफ्टर सर्जरी। एलिवेटेड द हेड बेड 30 to 45 डिग्री आफ्टर सर्जरी के। टेक मेजर्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। ग्लासेस मस्ट बी वार्म एट द ऑल टाइम। कीप द पेशेंट ऑन द बैक और नॉन ऑपरेटिव साइड। एडमिनिस्टर पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक ड्रॉप, जिससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप लेना चाहिए, जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिव एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को क्या किया जा सके, रोका जा सके। रिपोर्ट एनी डिजीज डिक्रीज इन विजन, सिवियर आई पेन, इंक्रीज इन रेडनेस और इंक्रीज इन आई डिस्चार्ज। यदि कुछ ऐसा होता है कि जो विजन है वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर आई पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर रेडनेस बढ़ रही है, या फिर जो आई डिस्चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इस समय पर क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अगली डिजीज आ रही है हमारे सामने, कौन सी? रेटिनल डिटैचमेंट, जिसे अपन क्या कहते हैं, आरडीबी कह देते हैं। देखिए, सेपरेशन ऑफ द रेटिना फ्रॉम कोरोइड, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ लेयर्स ऑफ रेटिना ड्यू टू फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है। कोरोइड क्या होती है? एक लेयर होती है जो कि ब्लड सप्लाई देती है किसको? रेटिना को। इसको हटा देना, कोरोइड को हटा देना रेटिना से, या फिर रेटिना की लेयर को हटा देना, किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। इसको अपन क्या कहते हैं? रेटिनल डिटैचमेंट कह देते हैं। डिटैच्ड रेटिना विल डाई एंड लूज एबिलिटी टू फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। अब वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से क्या होता है, रेटिना जो डिटैच हो जाती है, मर जाती है, और उसकी जो एबिलिटी है फंक्शन करने की, लूज हो जाती है। कॉज ऑफ आरडी, रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से इंक्लूड होता है क्या? ट्रॉमा, जो कि मोस्ट कॉमन है। ये क्या है? कॉजेज होते हैं। इसके अलावा कुछ एनी डिजीज हो सकती है जिसमें रेटिनोपैथी हो सकती है, ठीक है, सॉरी, कोई डिजीज है जो कि रेटिनोपैथी को कॉज करती है। इसके अलावा कुछ डायबिटीज़ हैं, जैसे सिकल सेल डिजीज है, ये सारी क्या करते हैं? कॉज करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट को। यदि हम इसके साइन सिम्टम्स की बात करें तो फ्लैशेस ऑफ लाइट, फ्लोटर्स और ब्लैक स्पॉट बिफोर द आई, जो कि साइंस है किसका? ब्लीडिंग का। पेलनेस, एनोप्सिया, ब्लाइंडनेस हो जाती है, अफेक्टेड करती है किसको? आई को। सेंस ऑफ सर्टेन बीइंग ड्राउन ओवर द आई। इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, कवर बोथ आई विद पैचेस टू प्रिवेंट फर्दर डिटैचमेंट। मिनिमाइज आई स्ट्रेस एंड अवॉइड जर्की हेड मूवमेंट। इनको क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम सब रेटिनल स्पेस टू रिटर्न द रेटिना एट नॉर्मल पोजीशन, और स्क्लेरल बल्किंग टू होल्ड द कॉर्ड रेटिना टुगेदर, ठीक है। इसके बाद अगली डिजीज आती है कौन सी? हाईफेमा। हाईफेमा की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। हाईफेमा क्या होता है? देखिए, प्रेजेंस ऑफ ब्लड और क्लॉट इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई कॉल्ड हाईफेमा। हाईफेमा का मतलब है कि ब्लड की प्रेजेंस होना या फिर किसी क्लॉट की एंटीरियर चैम्बर के अंदर प्रेजेंस होना, क्या कहलाता है? हाईफेमा कहलाता है। ये अकर्स होता है मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी। ये केवल चोट की वजह से हो सकता है, नॉर्मल कंडीशंस में ये नहीं होता है। यदि हम इसके कॉज की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज है इसका क्या? इंजरी। समटाइम्स अकर स्पॉन्टेनियसली, ये कई बार स्पॉन्टेनियस हो जाता है, जैसे पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटिस और इंट्राओक्यूलर ट्यूमर्स की वजह से। यदि हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, एडमिनिस्टर कोगलेंट एज प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग। आगे ब्लीडिंग ना हो, क्लॉट ना बने, इसके लिए अपन क्या देते हैं? एक कोगलेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद प्रोवाइड रेस्ट इन सेमी फोलर पोजीशन। सेमी फोलर पोजीशन में क्या करना है? रेस्ट होना चाहिए। अवॉइड सडन आई मूवमेंट टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग के लिए। इसके बाद होता है लीगल ब्लाइंडनेस। लीगल ब्लाइंडनेस क्या होती है? देखिए, इफ अ पर्सन बेस्ट विजुअल एक्टिविटी विद करेक्टिव लेंस, बेटर आई 20/200 यानी कि 6/60, और लेस बाई सिंगल चार्ट एंड टोटल विजन व्यूल्ड विजुअल फील्ड इज बेटर आई 20 डिग्री और लेस, इससे कम होता है तो इसको क्या कहते हैं? लीगल ब्लाइंडनेस कह देते हैं, ठीक है। यानी कि एक पर्सन है जिसकी बेस्ट विजुअल एक्टिविटी है और करेक्टेड लेंस जो है बेटर आई का, वो कितना आ रहा है? 20/200 आ रहा है, या फिर इससे कम आ रहा है। और स्नेल चार्ट की बात करें तो टोटल विजुअल फील्ड जो है बेटर आई का कहाँ आ रहा है? 20 डिग्री आ रहा है या इससे कम आ रहा है, तो उससे अपन क्या देते हैं? लीगल ब्लाइंडनेस घोषित कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा जो सेंसरी ऑर्गन चल रहे थे उसके अंदर आई जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन ईयर की बात करेंगे और आगे भी अदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।